देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं हेडलाइंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेश किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। तिमाही मुनाफा 7,320 करोड़ रुपए, जीआरएम 7 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर। कमजोर विदेशी संकेतों के चलते गिरकर बंद हुआ बाजार। निफ्टी 7,900 के नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी हरे निशान में हुआ बंद। उत्तराखंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक लगाई रोक। अभी बरकरार रहेगा राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार भी नहीं ले सकेगी कोई संवैधानिक फैसला। सोमवार को आम्रपाली के सफायर समेत 3 प्रॉपर्टीज की जांच करेगी नोएडा अथॉरिटी की टीम। कहा तय वक्त में वादे पूरे न करने पर होगी कार्रवाई। विजय माल्या के प्रत्यार्पण की कोशिश कर रही है सरकार। विदेश मंत्रालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अर्जी पर ले रहा है कानूनी सलाह। इंडियन ट्रेडिंग लीग के दूसरे सीजन का हुआ आगाज। पिछले सीजन में कराई थी 3,200% की मोटी कमाई। और सुपर लग्जरी कारों के बाजार में लग्जरी किंग बेंटली का धमाका। 4 करोड़ रुपए में एसयूवी बेंटेगा भारत में लॉन्च की। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्च तिमाही में बाजार की उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा इस तिमाही में 7,218 करोड़ से बढ़कर 7,320 करोड़ हो गया। वहीं सालाना आधार पर ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन यानी जीआरएम 7 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी की पेटकेम आय 19,578 करोड़ रुपए रही है। वहीं अब बिक्री करीब 50,000 करोड़ रुपए रही है। कंपनी के एबिडा में भी इजाफा देखने को मिला है। एबिडा मार्जिन 18% से बढ़कर 21.5% पर पहुंच गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएफओ आलोक अग्रवाल के मुताबिक कंपनी ने अब तक का सबसे अच्छा स्टैंडअलोन तिमाही प्रॉफिट दर्ज किया है और जीआरएम 7 साल की ऊंचाई पर रहा। We closed the year with the highest ever standalone quarterly profit in excess of 7,300 crores. Gross refining margin in this year averaged $10.8 per barrel. It's a 7-year high and compares very well with $8.6 per barrel of the previous year. और आलोक अग्रवाल ने यह भी बताया कि कंपनी के रिटेल बिजनेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और नतीजों का स्टार परफॉर्मर गैसोलीन बिजनेस रहा है। As you know, we had said that we will invest in retail and reopen our domestic petrol stations. I am pleased to share that at the end of the year, we had more than 950 gas stations open, and our average throughput from these stations is roughly 2 times the industry average. I just want to highlight that of the individual products that we make, gasoline was the star performer. और रिलायंस के नतीजों के बाद मार्केट एक्सपर्ट संदीप जैन का कहना है कि सोमवार को निवेशक इस शेयर की खरीदारी कर सकते हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये 1,070 तक जा सकता है। पिछले कई क्वार्टर से रिजल्ट्स पे आ रहा हूं और देख रहा हूं कि हर बार सरप्राइज करते हैं और हर बार कम से कम 400-500 करोड़ का इजाफा होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए, लेना चाहिए। परसों अगर थोड़ा बहुत स्पाइक पे खुलता है तो नीचे आने पे बिल्कुल लेना चाहिए। 1,080 का टारगेट बिल्कुल लगता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। टीवी 18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। आज एक और मार्केट दिग्गज एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी आए जो उम्मीद के मुताबिक रहे। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा 20% बढ़कर 3,374 करोड़ पर पहुंच गया है, जो पहले 2,806 करोड़ रुपए था। इसके अलावा बैंक की आय 24% बढ़कर 7,453 करोड़ हो गई है, जो पहले 6,013 करोड़ थी। इसके अलावा बैंक का ग्रॉस एनपीए 3% बढ़कर 4,393 करोड़ है। नेट एनपीए में भी इजाफा हुआ है। नेट एनपीए करीब 5% बढ़कर 1,320 करोड़ हो गया है। और खराब विदेशी संकेतों के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 42 पॉइंट गिरकर 25,838 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 7,900 के नीचे फिसल गया। मिड कैप शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी करीब आधे % ऊपर ही बंद हुए। निफ्टी में आज सबसे ज्यादा तेजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी के शेयरों में देखने को मिली। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो HUL, एशियन पेंट्स और सन फार्मा शामिल रहे। इस पूरे हफ्ते सेंसेक्स 0.8% और
और निफ्टी 0.6% तक चढ़े। बैंक निफ्टी 2.5% से ज्यादा मजबूत हुए। पूरे हफ्ते मेटल शेयरों में भी 5% की तेजी रही। और बाजार की चाल को लेकर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि बाजार में तेजी बने रहेगी, जबकि कुछ के मुताबिक बाजार के वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं। मोमेंटम के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अगर ग्लोबल मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा और इमर्जिंग मार्केट में पैसे आते रहेंगे तो शायद चला भी जाए, लेकिन वैल्यूएशन जैसे मैंने शुरू में कहा ऑलरेडी 17.5 टाइम्स हो चुका है अगले साल के हिसाब से, और वो भी ये उस उम्मीद पे कि कम से कम 15% की बढ़त होगी अर्निंग्स में इस साल से अगले साल। तो इसमें अभी फिलहाल कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है ऊपर जाने की। आई थिंक इट विल लार्जली डिपेंड ऑन कि ग्लोबल मार्केट सिचुएशन क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा क्या है और ग्रोथ आ रही है कि नहीं ग्लोबल इकोनॉमी में। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि इंडिया एक ठीक इकोनॉमी कर रही है और ग्लोबल एकदम बैड कर रहा है तो इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया डीकपल होगा, विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू से करंटली। सो अगर दोनों फैक्टर्स एक बाजू रहे विच इज ऑन द तेजी की साइड, आपने ये तेजी देखी है, अगर ये कंटिन्यू रह सकता है, मोमेंटम शायद थोड़ा बहुत रह सकता है, बट वैल्यूएशन अभी थोड़े रिच दिख रहे हैं अक्रॉस सेक्टर्स। और सरकार से तकरार के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन फिर सुर्खियों में हैं। एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद कम है, दूसरे नामों की चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या होगा राजन का। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच तकरार के बाद अब चर्चा गर्म है कि सितंबर में रघुराम राजन का जाना तय है और उन्हें एक्सटेंशन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि कौन बनेगा अगला गवर्नर और सत्ता के गलियारों में किस नाम की चर्चा है। इस पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, क्या खबरें चल रही है सत्ता के गलियारों में, किस तरह की बातें चल रही हैं? वैसे तो एक महीने से इस मुद्दे पर चर्चा काफी तेज हो रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में यह चर्चा काफी गर्म हो गई है और अब काफी ज्यादा मत इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि शायद सरकार रघुराम राजन को रिजर्व बैंक का गवर्नर दूसरी बार ना बनाए। ये जो पक्ष आ रहा है उसके पीछे एक ठोस दलील ये दी जा रही है कि रघुराम राजन ने एक आंख वाले राजा का जो बयान हाल में दिया है इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। हमने कई अधिकारियों से बात की, वो भी इससे काफी ज्यादा खफा है। हमने देखा कि वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष तौर पर इसका खंडन किया, सीतारमन ने सीधे तौर से इसकी आलोचना की और सरकार के कई मंत्री भी इस बात से, इस टिप्पणी से काफी ज्यादा नाराज हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि शायद सरकार इनको दूसरा मौका ना दे रिजर्व बैंक गवर्नर बनने का। लेकिन एक पक्ष है, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रघुराम राजन को दूसरा मौका देंगे रिजर्व बैंक गवर्नर बनने का। इसके पीछे दो दलील दी जा रही है। पहली दलील तो ये कि शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रघुराम राजन की ट्यूनिंग तालमेल बेहतर नहीं थी, लेकिन अब जाकर काफी बेहतर तालमेल हो गई है। दूसरी बात यह कि रघुराम राजन को दूसरा मौका देकर के सरकार एक स्थायित्व का संदेश देना चाहेगी और निवेशकों को एक सकारात्मक संकेत देना चाहेगी और ऐसे में हो सकता है कि उनको दूसरा मौका दिया जाए गवर्नर के तौर पर। तो अगर रघुराम राजन को एक्सटेंशन नहीं मिलता लक्ष्मण, तो ऐसे में दूसरे किन नामों पर चर्चा चल रही है? अगर रघुराम राजन दूसरी बार रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं बनते हैं तब कौन गवर्नर हो सकते हैं, इसको लेकर कुछ नामों की चर्चा शुरू हो गई है। इनमें से एक नाम है आर्थिक मामलों के सचिव जो शक्तिकांता दास है, उनके नाम का, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शक्तिकांता दास प्रधानमंत्री कार्यालय के काफी करीब हैं और इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। दूसरा नाम है अरुंधति भट्टाचार्य का, जो कि SBI की चेयरपर्सन है और सेबी की चेयरपर्सन बनती रह गई थी। तीसरा नाम है रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल का और चौथा नाम है सेबी के मौजूदा चेयरमैन यूके सिन्हा का। हालांकि आपको बता दूं किसी भी नाम पर अभी तक सहमति नहीं बनी है, ना तो सरकार ने अभी तक अपना मन बनाया है, लेकिन इतना तय है कि कौन होगा रिजर्व बैंक का अगला गवर्नर, इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। शुक्रिया लक्ष्मण सारी डिटेल्स के लिए। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उद्योगपति विजय माल्या को भारत वापस लेने के लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाए जाएंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विदेश मंत्रालय से विजय माल्या को देश में लाने के लिए मदद मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक माल्या का पासपोर्ट रद्द करके उन्हें वापस लाने पर काम चल रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 900 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माल्या की तलाश है। ईडी ने माल्या को 3 बार पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। ईडी की गुजारिश पर मुंबई की एक अदालत से माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। गैर जमानती वारंट के बाद भारतीय एजेंसियों के पास माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का रास्ता साफ हो चुका है। The Enforcement Directorate conveying to us
that the Court of Sessions Greater Mumbai has issued a non-bailable warrant in the name of Shri Vijay Mallya. On the basis of that non-bailable warrant, they have requested us to consider initiating steps for the deportation of Shri Vijay Mallya to India to ensure his presence before the lawful authorities to proceed with the investigation against him. We are currently consulting legal experts on the next steps in this particular matter. और अब बात उत्तराखंड पर चल रही सियासी खींचातान की। उत्तराखंड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये रोक केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच कर रही थी। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हरीश रावत को 29 अप्रैल को सदन में अपना बहुमत साबित करना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि अब उत्तराखंड में फिर से राष्ट्रपति शासन बहाल हो गया है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आदेश दिया कि वो 27 अप्रैल तक राज्य के मामले में कोई संवैधानिक फैसला न ले। आज की तारीख के बाद 27 तारीख तक चीफ मिनिस्टर या पूरे कैबिनेट को कोई अख्तियार नहीं है कोई डिसीजन लेने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ना तो वो चीफ मिनिस्टर है ना कोई कैबिनेट। कोर्ट ने हमारे ऊपर कंडीशन लगाई है कि हम सरकार रिवोक नहीं करेगी, और जहां तक सरकार जो चलाने की बात है स्टेट में, तो वही सरकार चलाएंगे जो पहले चला रहे थे कल तक, नेमली राज्यपाल। हाईकोर्ट को कहा है कि 26 तारीख तक ऑर्डर की कॉपी हर पार्टी को दी जाए, हर पार्टी उसको पढ़े, कोर्ट के सामने रखे और अपने अपने मुद्दे 27 को रखे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संतोष जताया, वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उनके पद पर रहने की वैधता पर ही सवाल उठा दिए। कल मैं हाईकोर्ट द्वारा स्थापित मुख्यमंत्री था, उससे पहले मैं बर्खास्त मुख्यमंत्री था, और आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निवर्तमान मुख्यमंत्री हूं। और ये आदेश अंतरिम है और 27 तारीख तक के लिए है। कल का निर्णय था वो हरीश रावत जी के हित में था, और उन्होंने इसीलिए बिना किसी बात की चिंता किए, बिना गवर्नर की अनुमति लिए जाके सीएम ऑफिस में बैठ गए, सीएस को बुलाया और मुख्यमंत्री को एक्ट करने लग गए, जबकि कोर्ट का कोई लिखित आदेश न गवर्नर के पास पहुंचा था, न आज तक किसी के पास पहुंचा है। मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर ही वो मुख्यमंत्री बन गए, कैबिनेट का बैठक भी बुला लिए, निर्णय भी ले लिए, स्वयंभू नेता है। आईपीएल सीजन 9 के मैच महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट किए जाने को लेकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए 30 अप्रैल के बाद वाले सभी मैच राज्य से बाहर शिफ्ट किए जाएं। हालांकि हाई कोर्ट ने बाद में 1 मई को पुणे में होने वाले मैच के लिए इजाजत दे दी थी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इधर जयपुर में मैच शिफ्ट किए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भी पानी का गंभीर संकट है। विरोध जताने के लिए लोगों ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन भी किया। और आईपीएल का अगला सीजन देश के बाहर हो सकता है, बीसीसीआई ने इस बात के संकेत दिए हैं। दरअसल देश में भयंकर सूखे और पानी की किल्लत को देखते हुए इस सीजन के कई मैच महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट हुए। ऐसे में अगले साल ऐसी स्थिति न बने, इसलिए आईपीएल को देश से बाहर करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। सूत्रों की माने तो अगले 2 से 3 सालों के लिए आईपीएल को यूएई में शिफ्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार आईपीएल का आयोजन देश के बाहर हो चुका है। और बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर का कहना है कि आईपीएल का अगला सीजन भारत के बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। आईपीएल की अगली मीटिंग में इस पर बातचीत करेंगे। और आम्रपाली ग्रुप पर क्यों सख्ती दिखा रही है नोएडा अथॉरिटी, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नोएडा में
में बिल्डर्स की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि नोएडा अथॉरिटी बिल्डर्स को लेकर सख्त रुख अपना रही है। सूत्रों के मुताबिक अब अथॉरिटी सिर्फ कागजी छानबीन नहीं करेगी बल्कि खुद बिल्डर्स की प्रॉपर्टी की जांच करने वाली है। इनमें पिछले दिनों विवाद में रहा आम्रपाली ग्रुप ही शामिल है। इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है संवाददाता प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा, किस तरह से नोएडा अथॉरिटी बिल्डर्स पर सख्ती बढ़ा रही है? नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डर्स पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये नोएडा के घर खरीदारों के लिए एक काफी अच्छी खबर हो सकती है। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब मन बना लिया है कि सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा। अब उन्होंने ठान लिया है कि सोमवार से अलग अलग टीम्स को अलग अलग बिल्डर्स के प्रॉपर्टीज और साइट्स पर भेजा जाएगा ताकि वो जांच कर सके और जान सके कि जमीनी हकीकत क्या है और जो बायर्स जिन चीजों की शिकायत कर रहे हैं वो सच है या नहीं। इसी सिलसिले में सोमवार को आम्रपाली सफायर, जो कि काफी ज्यादा विवादित प्रॉपर्टी है, वहां पे जांच होने वाली है। आम्रपाली सफायर के अलावा स्काईटेक, मैट्रॉट, जेएम, ऑर्किड, प्रतीक, विस्टेरिया की भी जांच सोमवार को ही डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम करने वाली है। ये टीम बेसिकली वहां पर जाकर देखेगी कि इलेक्ट्रिफिकेशन, स्विमिंग पूल, लिफ्ट और बाकी बुनियादी ढांचे को लेकर जो अग्रीमेंट में वादे किए गए थे उन वादों को किस हद तक पूरा किया गया है, कौन से ऐसे वादे हैं जो अभी भी पेंडिंग है जिन पर बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद ये कमिटी, ये टीम अपना पूरा ब्यौरा सौंपेगी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी समन जारी करने वाली है। जी, शुक्रिया प्रज्ञा सारी डिटेल्स के लिए। और आपको बता दें कि बिल्डरों पर सख्ती के लिए सबसे पहले आम्रपाली सफायर के घर खरीदारों ने मामला उठाया था। उसके बाद ट्विटर पर ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। धोनी के आम्रपाली ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडरशिप छोड़ने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कार्रवाई की अपील भी की गई थी। आईटी क्षेत्र में नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। नैसकॉम का कहना है कि इस साल दिग्गज आईटी कंपनियां 20% कम कर्मचारी भर्ती करेंगे। इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अब हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, आईटी कंपनियां कम भर्तियां क्यों कर रही हैं? देखिए, काफी मुश्किल है। पिछला साल भी काफी मुश्किल रहा था आईटी कंपनीज के लिए, करीब 24% नौकरियां कम भर्ती हुई थी। और इस साल भी अनुमान जो नेस्कॉम की तरफ से आया है कि करीब 20% लोगों को इस बार फिर से कम रखा जा सकता है। असल में आईटी कंपनीज अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए ऑटोमेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ज्यादातर चीजें वो ऑटोमेटिक मोड पे डाल रही हैं। इसके अलावा डिजिटाइजेशन भी एक दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को कम भरा जा रहा है, यानी कि डिजिटल करने से ज्यादातर सिस्टम्स को, प्रोग्रामिंग से, तो लोगों की इसकी जरूरत कम पड़ती है। इससे कंपनीज का एक तो एट्रिशन रेट, जिससे यूजुअली आईटी कंपनीज जूझती रहती हैं, जैसे कि इन्फोसिस का 17% का एट्रिशन रेट है, यानी कि हर 100 में से करीब 17 लोग हर साल कंपनी छोड़ देते हैं। तो एट्रिशन रेट में भी थोड़ी कमी आएगी। कंपनी का मानना है कि इससे एक बैलेंस बनाने में इसका काफी कामयाबी मिलेगी। दूसरा, जब इसका यह आकलन हुआ कि कंपनी के कामकाज पर इसका असर पड़ेगा, तो इससे साफ पता लगा कि कंपनी के कामकाज पर असर नहीं होगा। अभी भी 11 से 12% का जो ग्रोथ रेट है वो मेंटेन रहेगा। पिछले बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखा था। 2-3 वजह और जरूर समझी जा सकती है जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि भर्ती थोड़ी कम भी होगी या फिर आईटी कंपनी थोड़ी ज्यादा सचेत है। पहला, अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, आपको मालूम है, और चुनावों के प्रेसिडेंशियल जो प्रोसीजर है वो आगे चल के किस रुख में अपनाता है, वहां पे प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है, आईटी कंपनीज को लेकर एक बड़ा सवाल है, इसलिए भी भर्ती ज्यादा नहीं हो रही है। दूसरा, तेल उत्पादक जो देश है वहां पे पूरी तरह से कह सकते हैं कि स्थिति काफी हद तक नाजुक है, कुछ आईएसआईएस की वजह से, कुछ उनके अपने प्रोडक्शन की वजह से भी, जिसकी वजह से इनका बड़ा जो चंक इनको ऑर्डर्स के रूप में मिलता था वो भी काफी हद तक कम हुआ है। ये 2 बड़ी वजह और भी है जो कि आईटी कंपनीज को भर्ती करने से थोड़ा रोक रही है। जी, शुक्रिया डिम्पी सारे डिटेल्स के लिए। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगस्त तक लॉन्च हो जाएगा। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सीईओ शिंजिनी कुमार ने यह बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक का फोकस लोगों तक आसान तरीके से बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने पर रहेगा। उनसे बात की हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने। हम बेसिकली एक बहुत ही थोड़ा अलग तरह का बैंक बना रहे हैं। हम इसलिए समझते हैं कि ये इस टाइम पे ये आसान है क्योंकि मोबाइल की पेनिट्रेशन बहुत है और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आदत पड़ चुकी है कि वो मोबाइल पे छोटी छोटी चीजें करते हैं। तो ये जो मोबाइल है और जो आपने आधार की बात की, तो आधार की वजह से क्या हुआ है कि आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना आसान हो गया है। तो जो पूरा जो कॉस्ट था सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉस्ट था कि उन्हें हर कस्टमर के लिए आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ती
करती थी वो आसान हो गया है। तो हम समझते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये काम है हमारा इंक्लूजन का और जो छोटा ट्रांजैक्शन बैंकिंग का काम है उसको हम बहुत सक्सेसफुली स्केल करके कर सकते हैं। मैम, इस स्पेस में अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो आपकी ये स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और कैसे आप अपने बैंक को डिस्टिंग्विश कर पाओगे? कंपटीशन ज़्यादा है तभी बिजनेस में मज़ा है। मेन बात यह है कि ये बहुत सिंपल बिजनेस है, तो इसमें बेसिक है कि आप एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हो और आपकी टेक्नोलॉजी कितनी साउंड है, वो कोर है। उसके ऊपर जो है वो क्लाइंट हम समझते हैं कि हमें बहुत सारे पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और पहले सीजन में धूम मचाने और लोगों को माला माल करने के बाद अब इंडियन ट्रेडिंग लीग का दूसरा सीजन लॉन्च हो गया है। ये सीजन 1 मई 2016 से 2017 तक चलेगा, 30 मार्च 2017 तक चलेगा। इंडियन ट्रेडिंग लीग यानी ITL को लॉन्च करने वाली कंपनी सैमको के CEO जिमीत मोदी से इस मौके पर बात की हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी ने। आपने फर्स्ट सीजन की एक सक्सेस के बाद अब ये सेकंड सीजन आ रहा है, फर्स्ट सीजन में आपको कैसा रिस्पांस मिला और अब ये जो नया सेकंड सीजन आया है इसमें क्या नए फीचर्स जोड़े गए हैं? तो फर्स्ट सीजन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जैसे मैंने बताया 1500 सिटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट सीजन में एंड लाखों करोड़ों का टर्नओवर किया था इंडियन ट्रेडिंग लीग के प्लेटफॉर्म पे। एंड अभी आगे जाके हमने सीजन 2 लॉन्च किया है एंड विद द लॉन्च ऑफ सीजन 2 हमने 2 नए फॉर्मेट्स ऐड किए। सो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी प्रोत्साहित हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो हमने एक स्टूडेंट्स लीग भी क्रिएट की है, तो जिससे 27 साल की उम्र से कम स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। और उसके साथ साथ हमने रॉयल लीग भी शुरू की है, जो पिछले साल जो हमारे ट्रेडर्स लीग की फॉर्मेट था उसमें मिनिमम 25,000 की रकम की रिक्वायरमेंट थी। इन द रॉयल लीग जो भी ट्रेडर और इन्वेस्टर बड़े ट्रेडर्स है या बड़े इन्वेस्टर्स है जो 5 लाख से अधिक पैसा लगाते हैं उनके लिए ही ये रॉयल लीग भी इंट्रोड्यूस की गई है। और अगर हम इनाम देखें तो इस साल भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा के इनाम है अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, तो लोग आए पार्टिसिपेट करें। और इस बार हमने एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेज रखा है, सो अबाउट 2000 लोगों को डिफरेंट फॉर्मेट्स प्राइजेस मिलेंगे इन द इंडियन ट्रेडिंग लीग। और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू और ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला बॉक्सर मैरी कॉम जल्द ही राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के पास 6 नामों को भेजने का फैसला किया है। इन नामों के अलावा केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और पत्रकार स्वपन दास गुप्ता के नाम को भी आगे बढ़ाया है। सुपर लग्जरी कारें बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी बेंटली ने अपनी एसयूवी बेंटेगा भारत में लॉन्च कर दी है। बेंटेगा दुनिया की सबसे तेज रफ्तार एसयूवी तो है ही, कीमत के मामले में भी ये सबसे महंगी लग्जरी कारों में से एक है। बेंटेगा की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इसमें 6 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन है जो 608 PS पावर देता है। बेंटेगा महज 4 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। तभी तो इसकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। दिखने में भी बेंटेगा बेंटली की दूसरी कारों जैसे ही खूबसूरत है। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।